दोस्तों, आज अपने सीरीज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन वर्ल्ड लिटरेचर एंड कल्चर के चौथे भाग यानी चौथे एपिसोड को लेकर के मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज मैं 4 उपन्यासों का जिक्र करूंगा। पहला उपन्यास है द बेट्रोथेट, जो इटालियन नॉवेल है और जिसे एलेसैंड्रो मंजोनी ने लिखा था। यह 1827 में इटालियन भाषा में प्रकाशित हुआ था, 3 वॉल्यूम में, जिसका इंग्लिश अनुवाद 1828 में हुआ था। इसको मंजोनी ने फिर रिवाइज किया, रीराइट किया और ये रिवाइज और रीराइट करते रहे जब तक कि इसका डेफिनिट वर्जन 1840 और 1842 में फाइनल होकर पब्लिश नहीं हो गया। ये इटली का बहुत ही मशहूर उपन्यास है और कहा जाता है कि ये इटली में खूब पढ़ा जाता है। मंजोनी जो है वो 1785 में पैदा हुए थे और 1873 में इनकी डेथ हो गई। ये इटली में लेक कोमो के पास ये पैदा हुए थे। इनकी शादी 1808 में हुई। इन्होंने पूरी जिंदगी ये लिखते रहे। बाद में इनको नर्वस डिसऑर्डर हो गया, जो धीरे धीरे काफी बढ़ता गया और उनकी कंडीशन खराब होने लगी। ये जो उपन्यास है द बेट्रोथेट, इसका जो प्लॉट है ये 17वीं सेंचुरी के आसपास का है, जबकि स्पेनिश ऑक्यूपेशन हुआ करता था वहां पर। लेकिन मंजोनी ने इसको थोड़ा सा चेंज करके एस्ट्रो हंगेरियन डोमिनेशन के रूप में इसे दिखाया कि नॉर्थ इटली में उन लोगों का डोमिनेशन था, उन लोगों का प्रभाव था, प्रभुत्व था। ये एक रोमांटिक और लव स्टोरी है। एक जोड़ा है रेंजो एंड लूसिया। रेंजो इस उपन्यास का हीरो है और लूसिया इसकी हीरोइन है, जो मतलब शादी करना चाहते हैं, लेकिन पृष्ठभूमि में है उन्हें बहुत जो पृष्ठभूमि की घटनाएं हैं वो उनको बहुत उत्पीड़ित करती हैं। जैसे 30 साल चला हुआ युद्ध, फिर अकाल, फिर प्लेग, और इन सारी चीजों से जो स्थितियां उत्पन्न हुई और ऊपर से जो हंगेरियन एस्ट्रो हंगेरियन डोमिनेशन था, उसकी वजह से इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल रेंजो एंड लूसिया शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके इलाके का एक डॉन है, डॉन रॉड्रिगो, जो कि उनका रास्ता रोकता है। वो चाहता था कि वो लूसिया से खुद शादी करे और इसके लिए, जैसा कि आमतौर पे होता है, फॉल्स चार्जेस लगाए गए रेंजो के खिलाफ और लूसिया को किडनैप कराया गया बाय ए रॉबर, जिसका नाम उपन्यास में क्लियर नहीं है, उसके द्वारा। फिर जैसा कि मैंने बताया, इसमें हैजर्ड्स ऑफ वॉर है और अकाल पड़ने के कारण ब्रेड के लिए दंगे होते हैं और प्लेग फैल जाता है, टेरिफाइंग आउटब्रेक ऑफ प्लेग, जिसकी वजह से काफी संकटों का सामना करना पड़ता है। और लेकिन इस कहानी में फेथ है, जस्टिस है और पावर और सच्चाई का जिक्र इस उपन्यास में है। दूसरा उपन्यास जो है वो द ईयर ऑफ द फ्लड, जिसे मार्गरेट
एटवुड ने 2009 में लिखा था। ये कैनेडियन लेखिका हैं जिनका जन्म 1939 में हुआ था। और इन्होंने जो मार्गरेट एटवुड ने जो नॉवेल लिखा उसकी तो चर्चा हुई है। इसके अलावा उन्होंने 18 बुक्स कविताओं के लिखे हैं, 18 उपन्यास लिखे हैं, 11 उन्होंने नॉन फिक्शन किताबें लिखी हैं, 9 शॉर्ट फिक्शन कहानियां मतलब कहानी संग्रह लिखे हैं, और 8 बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं। इस उपन्यास में एक ऐसी दुनिया की कल्पना की गई है जिसमें एक महामारी के बाद इंसान कमोबेश खत्म हो जाते हैं। ये महामारी जो है वो विचित्र किस्म की है, जो बिना पानी वाले बाढ़ की तरह आती है और हवा में तैरते हुए शहर को जला देती है, जिसमें गिने चुने लोग ही बच पाते हैं। वे कितने अकेले हैं इसका बखूबी वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। इसमें मुख्य पात्र जो है वो टोबी है, रेन है, ब्लैंको है, और एक एडम वन करके भी एक पात्र है। टोबी नाम की एक महिला है जो वीरान से दिखने वाले आसमान में देखते हुए कहती है, क्योंकि लोग मर चुके हैं तो बहुत सारे लोगों अकेलेपन के शिकार हो गए हैं और वीरान हो गया है पूरा परिदृश्य। तो वो देखते हुए कहती है कि कोई और तो जरूर बचा होगा कहीं ना कहीं इस धरती पर, वो अकेले तो नहीं होगी, और लोग भी होंगे जो बचे होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन वे कैसे होंगे? वे अच्छे लोग बचे होंगे कि बुरे लोग बचे होंगे? इसके बारे में वो सोचती है, परेशान रहती है। वो सोचती है कि अगर उनमें से कोई मिला तो वो क्या माने उन्हें, अच्छा आदमी माने या बुरा आदमी माने, दोस्त माने या कि दुश्मन माने। एक और इसमें पात्र है रेन, जो कि डांसर है और सेक्स वर्कर है। वो बच जाती है इसलिए कि उसको एक सेक्स संबंधी बीमारी हो जाती है और उसे जो ग्राहक से मिलती है उसे, और उसे क्वारंटीन में रखा जाता है ताकि ये इस बीमारी से वो औरों को इन्फेक्ट ना करे। लेकिन वो भी तनावग्रस्त है। वो घर में मतलब इस तरह से परेशान है कि वो बैठे बैठे हर जगह अपना नाम लिखती रहती है, और वो उसका मानना है कि अगर कोई भी इंसान बहुत दिनों तक अकेले रहता है तो धीरे धीरे खुद को भी भूलने लगता है। यह उपन्यास फ्लैशबैक में जाता है जहां लेखिका बहुत बखूबी बताती है कि किस तरह प्राकृतिक और इंसानी दुनिया का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि सत्ता के संरक्षण में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कंपनियों ने प्राकृतिक चीजों को नष्ट भ्रष्ट किया, और किस तरह से टोबी जैसे पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। मार्गरेट एटवुड ने इस उपन्यास को लगभग यथार्थ के धरातल पर लिखा है और ये एक बेहतरीन उपन्यास है। तीसरा उपन्यास है द सिटी ऑफ ऐश एंड रेड। ये कोरियाई लेखिका ह्यू यंग प्यून का लिखा हुआ है, जो 2010 में प्रकाशित हुआ था। जो प्यून है यंग प्यून, उनका जन्म 1972 में हुआ था सियोल में। उन्होंने अंडर ग्रेजुएट की डिग्री जो ली थी वो क्रिएटिव राइटिंग में की थी, और डिग्री उन्होंने कोरियन लिटरेचर में लिया था। उसके बाद से उन्होंने साहित्यिक रचनाएं करना शुरू किया। उन्हें बहुत सम्मान भी मिला है, उन्हें बहुत पुरस्कार भी मिला है। 2012 में उन्हें 42nd डोंग इन लिटरेचर अवार्ड मिला है। 2014 में उन्हें वाइसिंग लिटरेचर अवार्ड मिला है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक ऐसा आदमी है जो अपने ही देश में ही नहीं बल्कि विश्व में फैली किसी बीमारी का शिकार हो जाता है,
हालांकि इस बीमारी की पहचान नहीं हो पाती, लेकिन इसका जो वर्णन किया गया है उससे ये पता चलता है कि चूहों के से फैलने वाली बीमारी है और शायद प्लेग है। इस उपन्यास में नायक का कोई नाम नहीं है, वो किसी कीटनाशक दवाइयों की कंपनी में, जो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करती है उस कंपनी में काम करता है, केमिकल कंपनी में। उसका ट्रांसफर एक अन्य देश में, जिसका नाम लेखिका ने वाई रखा है, कर दिया जाता है। और जब वो वाई पहुंचता है तो एक अपार्टमेंट में किसी तरह से उसे एक जगह मिलती है, और वो अपार्टमेंट कूड़े के ढेर पर बस एक छोटे से आइलैंड जैसा है। दरअसल एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी उसे छुटकारा पाना चाहती है, रखना नहीं चाहती है, और उस देश में जो वाई नाम का देश है, उस बंदे को करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो कोई काम नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ करे, उसके पूरे अपार्टमेंट को क्वारंटीन कर दिया जाता है, और उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। वाई में वो भयानक स्थितियां जी रहा है। मतलब एक तरफ तो वो भयानक स्थितियां जी रहा है, दूसरी तरफ उसके निजी जीवन में निजी जीवन की एक एक करके परतें खुलने लगती हैं, और जिससे उसके प्रति सहानुभूति नहीं पैदा होती बल्कि नफरत पैदा होने लगती है। वो चूहे मारने का घिनौना काम करता है। वो पहले से ही घिनौना है, ये एक तरह से मतलब धीरे धीरे राज खुलता है। तो उसको पता चलता है कि उसके अपने देश में उसकी पत्नी अपने घर में मरी हुई पाई जाती है, और वो यहाँ पर एक कूड़े के ढेर पर बने अपार्टमेंट में कैद है। जब उसकी पत्नी मरी हुई पाई जाती है तो शक उसी पर होता है, लिहाजा उसे उस अपार्टमेंट से भी जो किराए जिसमें वो किराए पर रह रहा था, उसे भी हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि अब वो एक सस्पेक्ट है, माने सस्पेक्टेड क्रिमिनल है। प्यून ने इन दोनों पहलुओं को बहुत ही खूबसूरती से एक दूसरे में गूंथा है, बुना है, और उस आदमी कि कौन सी स्थिति बदतर है ये समझना मुश्किल हो जाता है। ये उपन्यास रहस्य, रोमांच और महामारी की जो भयानक स्थितियां हैं उसके ताने बाने में एक बुना हुआ एक बेहतरीन उपन्यास है, और इसे पढ़ा जाना चाहिए। एक चौथा नावल जो है वो है सेवरेंस, जो चीनी मूल की अमेरिका में रहने वाली लेखिका लिंग मा ने लिखा है, और लिंग मा 2018 में का लिखा हुआ ये उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास को किर्कस प्राइज मिला 2019 में, ये यंग लायंस प्राइज इसको मिला है, और 2019 में ये हेमिंगवे प्राइज के लिए फाइनलिस्ट में शामिल हुई थी। इस उपन्यास में दूसरे देशों से आकर अमेरिका में बसे लोगों की कहानी है। 2011 में न्यूयॉर्क पर हमला करने वाली काल्पनिक शेन फीवर नाम की महामारी में केवल 9 लोग बचते हैं, जिसकी पीड़ा लिंग मा ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही मार्मिक ढंग से उकेरा है। बचे हुए लोगों में कैंडेस चेन भी है, जो बाइबल छापने वाली एक फर्म में नौकरी करती है। जब शेन फीवर के प्रकोप से शहर लगभग कब्रगाह बन जाता है, तो चेन उस सबसे बेखबर अपने काम में जुटी रहती है, लेकिन जब वो काम वो करती है तो बीमारी के प्रकोप के कारण और सब जगह बंदी होने के कारण कंपनियों ने अपना काम बंद कर दिया, यातायात के साधन बंद हो गए। फिर कैंडेस पहले अक्सर अपने खाली समय में एक गुमनाम ब्लॉग लिखा करती थी,
जिसका नाम था NY घोस्ट, जिसमें वो अपने अनुभव बयान किया करती थी। अब वो महामारी के कहर से जूझते शहर का आंखों देखा हाल उसमें दर्ज करने लगती है। इस उपन्यास में शेन फीवर का प्रकोप और उसके प्रकोप जो कि फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, और उसमें दिखाया गया है कि ये चीन से आया हुआ ये इन्फेक्शन है। ये लिंग माँ का पहला उपन्यास है जिसको पढ़ते हुए ये एहसास होता है कि कैसे साहित्य जो है वो भविष्य के में होने वाली घटनाओं की आहट पकड़ लेता है। ये भी एक बेहतरीन उपन्यास है। अब मैं लास्ट में आप यहाँ पर बात करूंगा एक फिल्म के बारे में। फिल्म जो है वो साउथ कोरियन फिल्म है जिसका नाम है फ्लू। ये 2013 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक दिखाया गया कि सीवियरली डेडली स्ट्रेन जो वायरस है और जो कि स्वाइन फ्लू की तरह का एक एडवांस वर्जन जिसको कह सकते हैं, H5N1, जो पूरे शहर में फैल जाता है और शहर का नाम बुंडांग है और जो कि सियोल से 20 किलोमीटर दूर है, और जिससे कि क्या होता है कि जो भी इसके कांटेक्ट में आता है, जिसको भी ये इन्फेक्ट करता है, उसकी लगभग 36 घंटे में मौत हो जाती है। संभावना बढ़ जाती है कि 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। कहानी को शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं कि दो भाई जो हैं, जो बाइयंग वू एंड जू बाइयंग की, ये स्मगलर्स के लिए काम करते हैं सियोल में, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को देखते हैं, और वो देखते हैं कि वो मर गए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, और एक शिपिंग कंटेनर उनके पास था। लोग कैसे मरे, ये अननोन बीमारी से मरे। उसके बाद से क्या करता है कि वो जो दोनों भाई हैं, वो एक बचता है जो इंसान है मोन्साई, और टेलीफोन वीडियो बना करके वो क्या करता है कि उन मरे हुए लोगों को, ताकि वो अपने बॉस को दिखा करके पैसे ले सके। लेकिन बाइयंग वो बीमार पड़ जाता है और मोन्साई जो है उनकी कैद से भाग जाता है। दोनों भाई हॉस्पिटल जाते हैं जहां से वे एक दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, जिससे कि पूरा शहर इन्फेक्टेड हो जाता है। इसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर किमिन, जो कि जिनसे एक महत्वपूर्ण डाटा का बैग गायब हो जाता है जब किसी कार दुर्घटना में उनका एक दिन पहले उनका बैग कहीं गिर जाता है। लेकिन इमरजेंसी स्टाफ की टीम वो किसी तरह से, जिसमें कि किंग जी गू एंड बाई किंग लिब को ये मिल जाता है, जो डॉक्टर की बेटी को वो ये दे देते हैं, और उससे क्या होता है कि बेटी भी इन्फेक्टेड हो जाती है इस बीमारी से। बेटी का नाम जो है वो मी रियू है, मतलब उसको बीमारी होने लगती है। और उधर क्या होता है, बाई युंग वू जो था, जो भाई था, वहां पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाता है, और प्लेग की उसको ये बीमारी हो गई है। डॉक्टर इनहुई को वीडियो और कंटेनर के बारे में पता चलता है, तो वो समझ जाती है कि ये फ्लू जो का कोई किस्म का कोई वायरस है, जिसकी जो म्यूटेट होकर इन लोगों को लगा है। लेकिन बाइयंग की कंटेनर और सेलफोन के बारे में बताने से मना कर देता है। बाइयंग वो मर जाता है, और की जो है अपने भाई के डेड बॉडी को लेने के लिए लड़ता है लोगों से, और अस्पताल के काफी लोगों को ये वो इन्फेक्ट कर देता है। अगले दिन अस्पताल में लोगों और डिजीज कंट्रोल स्टाफ के आदमियों की मदद से कंटेनर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन तब तक चूहे जो है उस कंटेनर से चीजें खा खा के वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, और वो भागकर पूरे शहर भर में बीमारी को फैला देते हैं। डॉक्टर जो है वो
वो उसको पता चल जाता है कि इस बीमारी का नाम जो है H5N1 है, जो संक्रमित आदमी को 36 घंटों में ही मार देती है। तब शहर को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि एक पात्र है मौसाई, जो डॉक्टर की बेटी मीरू को कार से दुर्घटना होने से बचाता है, लेकिन उससे मिलने से बचता है क्योंकि वो खुद ही इन्फेक्टेड है। महामारी फैलने की अफवाह फैलती है, लोग पैनिक हो जाते हैं। क्वारंटाइन की आवश्यकता को लेकर प्रशासन और पॉलिटिकल नेताओं में, राजनीतिक नेताओं में आपसी काफी बहस होती है, लड़ाई होती है, मतलब विरोध होता है, और कोई एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं। लोग सड़कों पर फिर मरने लगते हैं, गाड़ियों से ड्राइवर भी गाड़ी चलाते चलाते मरने लगते हैं, हिंसक झड़पें होने लगती हैं, अस्पताल की व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है। तब क्वारंटाइन या लॉकडाउन कर दिया जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि डॉक्टर वही अपने शहर में ही है और वो मरीजों के साथ लेके मरीजों का इलाज करती है और अपनी बेटी को खोजने निकलती है। वो तब पता चलता है कि वो एक लुटे हुए शॉपिंग मॉल में मिलती है, जहां पर इन्फेक्टेड लोगों को दंगा विरोधी पुलिस ने रोक रखा है। फिर तीनों वहां से भागते हैं, पर जो डॉक्टर का सहायक होता है जीगू, वो साथ जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि आप अपनी बेटी को लेके जाइए और मैं जो है वो बाकी लोगों को निकालने में मदद करूंगा। डॉक्टर की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। शहर भर में जबरदस्त क्वारंटाइन या लॉकडाउन है, इसे रीइंफोर्स कर दिया जाता है। इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ती जाती है, उन्हें एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आइसोलेशन में रखा जाता है और उनमें से भी जो अधिक खराब स्थिति में है उन्हें खास आइसोलेशन में रखा जाता है। लेकिन इन्ह्यू जान जाती है कि उनका इलाज संभव नहीं है। वो अपनी बेटी की बीमारी को छिपाती है, हालांकि उसे मास्क बनाए रखती है ताकि और लोग उससे इन्फेक्टेड ना हो। जो मोन्साई जो पहले गायब हो गया था, वो एक आइसोलेशन जोन में मिलता है। डॉक्टर इन्ह्यू चाहती है कि उसका जो एंटीबॉडी, वो इन्फेक्टेड था पहले, बाद में ठीक हो जाता है, उसका एंटीबॉडी को किसी मरीज को दे दिया जाए। पर अथॉरिटीज एंटीबॉडी लेने से मना कर देती है और ट्रांसफ्यूज करने से मना कर देती हैं, लेकिन वो उसका एंटीबॉडी अपनी बेटी को देती है। लेकिन उसकी कंडीशन सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती है। फिर क्या होता है कि उस कैंप में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है, कन्फ्रंट होता है, कन्फ्रंटेशन विद गैस मास्क यूजर्स और डिफिकल्ट कंडीशन में रहने वाले लोगों के बीच में झड़पें होने लगती हैं, जिससे कि स्थितियां संतोषजनक हो जाती हैं। WHO और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के दबाव के कारण प्रेसिडेंट जो है वो अनइन्फेक्टेड को 48 आवर्स, जो उसने वादा किया था कि आप 48 आवर्स में छोड़ देगा, वो अपना वादा तोड़ देता है, जिससे कि फाइट्स ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब लड़ाइयां बहुत जबरदस्त होने लगती हैं। जब एक इन्फेक्टेड सोल्जर को उसका एक ऑफिसर गोली मार देता है, तो भीड़ इन्फेक्टेड क्वारंटाइन जोन में आग लगा देती है। और डॉक्टर की बेटी की तबीयत चूंकि खराब हो गई थी, उसे आइसोलेशन में रखा गया था। और जीगो जब देखता है कि जो डॉक्टर की बेटी है वो मुर्दों की भीड़ में जिंदा पड़ी हुई है, तो वो उसे निकालता है और पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है कि इन्फेक्टेड लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। जीगो जो है वो डॉक्टर का सहायक होता है, उसे मतलब उसकी बहुत मदद करता है किसी तरह से। जीगो जो है वो डॉक्टर की बेटी को लेकर के उसे उसकी माँ के पास ले जाना चाहता है, जो हाईवे पर है। लेकिन गुक हावर, जो कि इन्फेक्टेड और अनरेस्ट लोगों को उकसा रहा था, वो मॉब को लीड करता है और हाईवे की तरफ ले जाता है। वहां पर लड़ाइयां होती हैं मॉब के बीच में और सोल्जर्स के बीच में और सामान्य लोगों के बीच में जो ठीक हो चुके हैं। जिगो डॉक्टर की बेटी मीरू को बचा लेता है, वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। अंत में लड़ाई की बदतर स्थिति समाप्त हो जाती है।
प्रेसिडेंट सैनिकों को स्टैंड डाउन और एयर स्ट्राइक का ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। बाकी की मेडिकल टीम को वापस पेंडांग वापस डिस्पैच कर दिया जाता है। डॉक्टर को वैक्सीन बनाने के काम में सियोल भेज दिया जाता है ताकि वो वहां पर वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के साथ मिलकर के वैक्सीन बनाए। कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो आज इतनी ही बात करना चाह रहा था। आप लोगों ने सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शुक्रवार को मैं फिर आपके पास कुछ और साहित्यिक रचनाओं और कुछ और फिल्मों के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।